हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर से रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर ही बात करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग इक्वल्स टू टर्म जीवन बीमा प्लस स्वास्थ्य बीमा प्लस पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्लस नेशनल पेंशन सिस्टम लिखा हुआ है। तो जब तक इससे अच्छा प्लान आपको नहीं मिलता है तब तक मेरा सजेशन होगा कि आप इसको फॉलो करो। क्यों फॉलो करो, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी राय रखूंगा, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ ऐड करना है वो कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन तो होगा कि ये चार तो आपके पास में होना ही चाहिए। सबसे पहले टर्म जीवन बीमा। ये टर्म जीवन बीमा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बाजार में जितने भी पेंशन प्लान और बाकी सब देखोगे वो बेसिकली एक प्रकार से यूलिप प्लान होते हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको मार्केट के रिटर्न का भी फायदा मिलता है। यहाँ पे मैं टर्म जीवन बीमा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार आप अपनी लाइफ में ज्यादा का एक टर्म बीमा प्लान ले लो, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का, जितने का भी लेना है, जितने का भी आपका इनकम है उसके हिसाब से आप जितना अधिक का टर्म जीवन बीमा प्लान ले लेते हो, उसके बाद आपको पूरी लाइफ में और कोई दूसरा जीवन बीमा प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात ये, इसमें बहुत कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा का बीमा मिल जाता है। तो 1 करोड़ के लिए करीब 1000 रुपये हर महीने का प्रीमियम आएगा। तो टर्म जीवन बीमा प्लान से क्या होगा कि आपको लाइफ में और कोई दूसरा जीवन बीमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा। तो ये हर किसी के पास में स्वास्थ्य बीमा प्लान तो जरूर होना ही चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आगे चल के जब एज बढ़ते जाता है तो उसके बाद में फिर स्वास्थ्य की ज़रूरतों के लिए अगर कोई स्वास्थ्य बीमा ना हो तो दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर उस समय फिर कोई स्वास्थ्य बीमा ओपन करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके लिए फिर प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर शुरू से स्वास्थ्य बीमा प्लान लेके रखते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं तो प्रीमियम अमाउंट भी कम होते जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद तो स्वास्थ्य बीमा होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले से ये तैयारी होना चाहिए कि आप स्वास्थ्य बीमा लेके रखे रहो और उसको कंटिन्यू चलाते रहो। फिर अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट प्लानिंग में इंक्लूड करने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य यही है कि इसमें ज़्यादा समय का लॉक इन पीरियड है। आप शायद सरप्राइज होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। लोग तो भागते हैं कि जहाँ पे भी लॉक इन पीरियड होता है फिर उस इन्वेस्टमेंट से वो दूर भागते हैं। और इसके कारण होता ये है कि अगर सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा कोई अगर पेंशन योजना नहीं है, अगर लोगों को खुद से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो होता यह है कि कई जगह पैसे इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं होती कि वो पैसा रिटायरमेंट के लिए है, कि वो पैसा बच्चे के एजुकेशन के लिए है, कि वो घर खरीदने के लिए है, कि बच्चे के शादी के लिए है। इस तरह से प्लानिंग होती नहीं कि सबको अलग अलग देखा जा सके। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये ट्रिपल ई श्रेणी में आता है, मतलब इसमें टैक्स में तो फायदा हाई है। इसमें स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में आने वाले दूसरे और इंस्ट्रूमेंट की तुलना में ब्याज दर भी ज़्यादा मिलता है। और 15 साल का लॉक इन पीरियड, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 15 साल का लॉक इन पीरियड के बाद में जब आपके पास में पैसा मिलेगा तो उसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन इसमें लिमिट है, 1.5 लाख हर साल आप जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा डालते रहें और जब ये मैच्योर होता है तो तुरंत फिर दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल दें और उसमें फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और जो पैसा आता है वो फिर लमसम पैसे को आप फिर नेशनल पेंशन सिस्टम में डालेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम में 2 तरह के अकाउंट ओपन हो सकते हैं, एक है टायर 1 और दूसरा है एनपीएस टायर 2। टायर 1 और टायर 2 के अलग अलग फायदे हैं। टायर 1 मुख्य रूप से टैक्स सेविंग में और फिर आपके रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करने में फायदेमंद है। वहीं एनपीएस टायर 2 को आप एक म्यूचुअल फंड की तरह देख सकते हैं, जिसमें आप जितना पैसा जब चाहे जमा कर सकते हैं, जितना पैसा आप जब चाहे निकाल सकते हैं। एनपीएस टायर 1 में भी विड्रॉल के लिए कड़ा रूल है। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे और जब एनपीएस से आपको पैसा मिलेगा तो ऐसा भी नहीं कि एनपीएस से पूरा लमसम पैसा आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको लमसम पैसा नहीं मिलेगा। उसमें जो पैसा मिलेगा आप 60%, मैक्सिमम 60% तक निकाल सकते हैं, लेकिन 40% आपको एन्युटी प्लान में डालना ही होगा। मतलब ये कि फिर वो एन्युटी प्लान में डलेगा तो एन्युटी प्लान में डलने के बाद में आपको पेंशन के रूप में हर महीने
पैसे आते रहेंगे। तो इन दोनों में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में और नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जमा करने से एक मेन है कि लॉक इन पीरियड है, और दूसरी बात यह है कि इसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि आप एक जगह पैसा डाल रहे हैं और वहां से आप निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड है। हालांकि विड्रॉल रूल है कुछ कुछ, बट उसको अभी आप भूल जाइए। आप ये समझिए कि सिर्फ लॉक इन पीरियड है और उतने समय के लिए आपका पैसा एक जगह जा रहा है जहां से आप वापस निकाल नहीं सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि आप खुद से प्लान कर लेंगे, आप खुद से म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे या खुद से स्टॉक मार्केट में निवेश कर देंगे, आप अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप पूरा प्लानिंग कर लेंगे, बट एट द एंड होता ये है कि अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो पैसा किसके लिए है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है कि या फिर और कोई दूसरे पर्पस के लिए है। और मेरी सलाह है कि आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हो वो आपके रिटायरमेंट में काम आने वाला है, ना कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, ना कि और कोई दूसरे चीज़ों के लिए। हाँ, बाकी सब दूसरे चीज़ों के लिए आप अलग से अपना निवेश कर सकते हैं, वो फाइन, बट रिटायरमेंट के लिए ज़रूर से ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे आप पैसे को ज़रूरत पड़ने पे ऐसे आसानी से नहीं निकाल पाएँ। तो दोस्तों, ये तो थे 4 पॉइंट कि आपको अगर अपना रिटायरमेंट प्लानिंग का ठीक से अभी समझ में नहीं आ रहा है, कोई अच्छा प्लान आप नहीं बना पा रहे हैं, तब तक के लिए आपके पास में टर्म जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश, ये चारों चलते रहना चाहिए। अब अगर आप दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए नए हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एनपीएस टायर 1 और टायर 2 दोनों अकाउंट के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। वहीं एनपीएस टायर 2 या एनपीएस टायर 1, इसमें एट द एंड निवेश होता है म्यूचुअल फंड में ही। तो ये काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में कैसे आपको रिटर्न मिलता है, इक्विटी स्कीम क्या होती है, डेट स्कीम क्या होती है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे बुक प्रिपेयर योरसेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं। ये अमेजोन में उपलब्ध है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक कोर्स के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स ये उडेमी में उपलब्ध है। आप मेरे इस कोर्स को उडेमी से इनरोल कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।